गुड मॉर्निंग गाइज। आप लोग गाइज नहीं हैं, नहीं सॉरी, स्टूडेंट हैं। आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमर लिखने वाला का गया नहीं है, साइलेंस दो ना, एक लिखने वाला तुम कैसे लिखोगे? ना चाबी मेटल ना है वो। चलो देखो इधर, लाओ वही लाओ, कोई दो ना। चलो देखो इधर, पिछले क्लास में वो वाला लेक्चर हो गया था, क्या क्या बता दिए थे, टक्कर, आवृत्ति, संघट्ट, ये सब हो गया था ना उसमें। हाँ, उसमें जो प्रभावी टक्कर है उसके साथ दो परेशानी थी, क्या क्या? ऊर्जा अवरोध और अभिविन्यास अवरोध। ऊर्जा, आवश्यक ऊर्जा होना चाहिए जो उत्पाद बनाने के लिए होता है, मिनिमम, जिसको क्या बोलते हैं? देहली ऊर्जा, इंग्लिश में थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसके बाद वो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होगा, जो सबसे पीक पॉइंट पर होता है, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जितना ऊर्जा देंगे उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। किसी अभिक्रिया को शुरू करने के लिए जितना ऊर्जा देना होता है उसी को क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। तो ये सब चीज़ हो गया था, ग्राफ वगैरह भी देख लिए थे। उसके आगे आज देखते हैं अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। ये नेक्स्ट टॉपिक है, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग जो है वो ताप पर किस तरह से डिपेंड करता है, पहले देख लीजिए, लिखने का समय देंगे। सामान्यतः सभी अभिक्रिया, एगो दूगो तीन गो नहीं, सब, लगभग सब, सामान्यतः सभी अभिक्रिया का दर ताप में वृद्धि होने के साथ बढ़ती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सभी अभिक्रिया क्या होगी? बढ़ेगी। अगर पहले 5 की स्पीड से हो रहा था, आप उसको टेम्परेचर दीजिएगा तो उसके बाद 10 की स्पीड से होने लगेगा, 20 की स्पीड से होने लगेगी। अधिकांश अभिक्रियाओं में तापमान 10 डिग्री से 10 डिग्री से क्या लिखा गया, 10 डिग्री से बढ़ाने पर वेग स्थिरांक में लगभग 2 गुनी वृद्धि होती है। ये लाइन हम पहले भी लिखवा चुके हैं। अगर आप किसी अभिक्रिया के टेम्परेचर में 10 डिग्री का बढ़ोतरी करते हैं तो उसका जो अभिक्रिया दर होगा वो 2 गुना हो जाएगा। यानी पहले अगर 10 की स्पीड से हो रहा था, अगर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो 10 की स्पीड से जा रहा था। अगर 20 से आप 30 कीजिएगा तो 10 बढ़ा दिए तो ये 10 के बदला 20 की स्पीड से वो होने लगेगा, 2 गुना वृद्धि हो जाता है। जैसे N2O5 के वियोजन में पदार्थ का प्रारंभिक मात्रा से अधिक मात्रा में वियोजन। पहले जो होता था, अगर टेम्परेचर आप नहीं बढ़ाए थे तो उस समय जो होता था वो मात्रा, और बाद में अधिक मात्रा में वियोजन हो गया जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसके बाद। 0 डिग्री सी पर 10 दिनों में, 25 डिग्री सी पर 5 घंटे में, 50 डिग्री सी पर 12 मिनट में होता है। कौन? ये N2O5। नीचे जो पॉइंट लिखा हुआ है वो N2O5 का पॉइंट लिखा हुआ है, आप समझिए। N2O5 जो है 0 डिग्री सी अगर है तो ये 10 दिन लग जाएगा इसको विघटित होने में। जो N2O5 है अगर आप रख दिए हैं तो उसको कितना दिन लग जाएगा? 10 दिन लगेगा, तब वो ख़त्म होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, 25 डिग्री सी कर देते हैं, टेम्परेचर कितना? 25 डिग्री सी, तब कितने दिनों में होगा? 5 घंटे में हो जाएगा। अब पहले टेम्परेचर 0 था तो 10 दिन में हो रहा था, अब 25 डिग्री से हो गया तो 5 घंटा में ये अभिक्रिया ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप इसको और बढ़ा करके 50 डिग्री सी पर ले जाते हैं तब 12 मिनट में ही ये पूरा हो जाएगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे अभिक्रिया का दर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, स्पीड से हो रहा है। अगर स्पीड बढ़ाइएगा तो समय कम लगेगा। तो पहले स्पीड कम था तो समय ज़्यादा लग रहा था, उसके बाद स्पीड बढ़ा तो समय कम गया, स्पीड और बढ़ा तो समय और कम गया। किसी को कोई दिक्कत? तो इस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड करता है अभिक्रिया का दर। एनी डाउट? छपिंगो तुम उसी समय से लिख रही थी। समझदार हैं। वो चालू किए ना,
भूल जाते हैं कभी कभी। कोई दिक्कत? कथी बतिया रहे? आई है डमी एडमिट? किसका डमी एडमिट कार्ड आ गया? किसका डमी आ गया? अभी कौन महीना है? जुलाई ना? जुलाई में डमी दे दिया? अच्छा, हो सकता है। अब देखो, नया नया सिलेबस चेंज कर रहा है तो कुछ भी संभव है। हो सकता है डमी एडमिट कार्ड पहले दे दिया होगा फॉर्म भराने से, क्योंकि डमी सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि उसमें जो भी गलतियां हैं उसको आप सुधार करवा सकें। तो हो सकता है कि फॉर्म भराने के टाइम ही वो सुधार कर लिया जाए। डमी का सिर्फ इतना ही काम होता है। हाँ, फिर भी बहुत जल्दी है। हो सकता है कहीं नींद से उठ गया होगा बिहार बोर्ड। रजिस्ट्रेशन तो 11th में ही हो जाता है। देखो, रजिस्ट्रेशन एडमिशन के टाइम ही हो जाता है। आपका फॉर्म भराता है, एग्ज़ाम फॉर्म भराता है 12th में। लगभग 2 महीना या 3 महीना बाकी रहता है। रजिस्ट्रेशन में क्या है कि वहाँ आपको 2 रोल नंबर मिलता होगा जब एडमिशन करवाते हैं। एक कॉलेज का रोल नंबर मिलता होगा, जो स्टूडेंट के आधार पर 500 स्टूडेंट है तो उसके हिसाब से आपको मिलता होगा, और एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलता है वही आपका रोल नंबर होता है। वो बोर्ड का रोल नंबर होता है। अब अभी 2025 है, 26 में आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा तो 26-0 करके या 30 करके ऐसे ही कुछ रोल नंबर बनेगा आप लोग का, तो वो होगा बोर्ड का रोल नंबर, वही हो जाता है रजिस्ट्रेशन नंबर। वो रजिस्ट्रेशन करेगा कि ये विद्यार्थी इस कॉलेज में पढ़ रहा है, ये बिहार बोर्ड से एग्ज़ाम देगा, तो वही आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा। कोई स्कूल चीटिंगबाजी करता है, 11th में एडमिशन के टाइम एडमिशन कर लेता है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करता है। अब बाद में एक के बाद लाइए 5,000 डायरेक्ट 12th में, अब बैक डेट में जा कर के रजिस्ट्रेशन करेगा, कहेगा कि पिछले साल इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। किसी स्कूल मतलब वो चीटिंगबाजी करता है पैसा कमाने के लिए, वो 1 साल पीछे जा कर के वो क्या करेगा, रजिस्टर करेगा। हाँ, और डायरेक्ट आप एग्ज़ाम दीजिए। अगर अभी कोई किसी का एडमिशन नहीं हुआ है कहीं भी और वो अगर एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो एक आध को फिक्स स्कूल होगा, वो क्या करेगा, आइए हमारे यहाँ पैसा दीजिए, 1 साल पीछे जा कर के उसका रजिस्ट्रेशन करेगा बैक डेट में, और तब डायरेक्ट एग्ज़ाम हो जाएगा। वो ये सब तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगी दुनिया का धीरे धीरे सच पता चलेगा आखिर क्या है। पैसा ऐसा चीज़ है कि अच्छे अच्छे लोगों को बदलने पर मजबूर कर देता है। हाँ, तो अब वो सब अपना अपना जितना भी ले, 10,000 ले, 15,000 ले, जो भी ले, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो कोई लीगल इनकम थोड़ी हुआ, वो तो इलीगल हुआ, तो उसमें अब कितना भी ले वो उसके ऊपर है। हो गया ये नहीं हुआ? लो, किसका रिजल्ट है? राजा बाबू, रोल नंबर 39, सब्जेक्ट हिस्ट्री, 5.50, 40 नंबर की टेस्ट हुआ था। सही, अच्छा।
तुम लोग का भी टेस्ट होगा हिंदी और इंग्लिश का। एक चैप्टर खत्म हो गया है इंग्लिश वाला, नहीं हुआ? कुछ समझ में नहीं आया। देखो जो भी, अच्छा हाँ, देखो जो भी हिंदी का और इंग्लिश का है वो उसमें आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको स्टोरी याद होना चाहिए, जो भी कहानी है वो याद। हाँ वो अपने आप लिखने आ जाएगा जब लिखना पड़ेगा तो, ठीक है। जब किसी इंसान को खाना बनाने नहीं आता है और एक समय ऐसा आता है कि उसको बाहर जाना पड़ता है, 1 महीना में वो अपने आप उसको खाना बनाने आ जाता है। तो जब परिस्थिति आता है तो अपने आप, जब आपको लिखना पड़ेगा अपने आप लिखने आ जाएगा। उसमें कोई हो सकता है पहला टेस्ट में नहीं आएगा, दूसरा टेस्ट में नहीं आएगा, तीसरा से अपने आप आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा। 10th में इंग्लिश थोड़ी, 10th में इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है। चलो वही 10th में इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है ना। ये लिखी होगी तो क्या हो गया, ताप गुणांक हेडिंग लगाइए। सूरज का पता है 29 नंबर आया है इंग्लिश में, कहाँ फेल हो गया वो? 12th में। देखो सुनो, देखो अभी तक सुनो, लालू यादव जी का कहना था कि हम लोग पर अंग्रेज सब शासन करके गया है, गुलाम थे हम लोग अंग्रेज, तो उसका भाषा हम लोग नहीं अपनाएंगे। तो बाकी सब राज्य इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया, लेकिन बिहार कंपलसरी नहीं किया। लेकिन जो इंटर का एग्ज़ाम होता है वो एक तरह से उसके बाद जाता है टेक्निकल में, ग्रेजुएशन जो, तो उसमें आपको इंग्लिश ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तो इसमें NCERT चलता है 12th में, 10वां तक तो बिहार बोर्ड का ही बुक है, लेकिन इंटर में NCERT चलता है, नेशनल पूरा केंद्रीय बुक है वो, नेशनल काउंसिल एजुकेशन ऑफ रिसर्च टेक्निकल ऐसी कुछ है, ठीक है। तो उसमें आपको इंटर में इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश हिंदी दोनों, और मैट्रिक में इंग्लिश हिंदी कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी नहीं। अब हिंदी में भी आप लोग का दूसरा हिंदी होता है दूसरा हिंदी 8 लेवल का पूछा जाता है, 8 लेवल का आप लोग से पूछा जाता है, तो 10वां तक ही वो है। इंटर में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी। 10वां तक अगर आप इंग्लिश में फेल भी कर जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटर में आपको फेल नहीं होना। इंटर में ऐसा नहीं है कि 30% लाना होता है, इंटर में 2 कंसेप्ट होता है। एक तो आपको 21 नंबर लाना है थ्योरी में कम से कम, अगर थ्योरी में 21 से कम आया, ठीक है, तो भी आप फेल हो जाइएगा। और टोटल 30% नहीं 33% जोड़ा जाता है, दोनों मिला करके। मिनिमम इसमें 21 और प्रैक्टिकल में मिनिमम होना चाहिए, आपको जोड़ लीजिए 9 12 नंबर। इंग्लिश का बात नहीं कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसमें, ठीक है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है, तो इस तरह से जुड़ा। हम भी कंफ्यूज थे कि एगोम का बहुत ज़्यादा नंबर था, प्रैक्टिकल में तो 12 से ज़्यादा ही आता है, कम से कम 25 के आसपास, लेकिन थ्योरी में उसका बहुत कम गया था, 19 नंबर आया था थ्योरी में। हम कहे कि आखिर ये फेल कैसे हो गया, हम टोटल देख रहे थे तो हम ये फेल क्यों लिखा है। बाद में पता चला कि नहीं, ये थ्योरी में कम से कम आपको पासिंग मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इसलिए तो 12th में इंग्लिश कंपलसरी है, इसलिए इंग्लिश को आप लोग इग्नोर नहीं कीजिए। आप लोग लगता है कि इंग्लिश बहुत हार्ड, मात्र 1 महीना पढ़ करके अगर हम 75 ला सकते हैं तो आप लोग के पास अभी लगभग 6 महीना है। इंग्लिश में शायद 75 के आसपास है, फिर ताली वाली नहीं बजाओ। जबकि बुक नहीं पढ़े थे, करते क्या थे हम, जब 1 महीना जनवरी का टाइम मिला ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर वो कहानी चला देते थे जो बुक का रहता था, और वो सुनते थे। वहाँ से मेरा ऑब्जेक्टिव टोटल क्लियर हो गया, कहानी हर एक याद हो गया। एक बहुत बढ़िया कहानी आएगा जैपनीज बॉय का, सेवई नाम था उसका, कद्दू वाला, बहुत फेमस है वो, ठीक है, जापान का था। तो हम सिर्फ कहानी सुनते थे, उसका कहानी सुनते थे, टोटल कहानी याद हो गया। अब लिखने वाला बात, तो आपका 60-40 का रेशियो बनता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। 60-40 मतलब 60 नंबर का आएगा ग्रामर से और 40 नंबर का आएगा लिटरेचर से।
आपको बनाना है 50%। दुगना क्वेश्चन देता है तो आधे ना बनाना है जी। अगर आप बुक अच्छे से कर लेते हैं तो 40 नंबर के आसपास तो आ ही जाएगा। अगर बुक अच्छे, अगर 40 नहीं आया तो 30 आ ही जाएगा। और कितनों कमज़ोर स्टूडेंट है, ग्रामर अगर इंटर में नहीं भी पढ़ा है, 10वां तक, 6ठा 8वां तक पढ़ा है, तो उसको इतना पता है कि नाउन और प्रोनाउन एडजेक्टिव किसे कहते हैं और क्या होता है। तो इसमें आप लगभग बना सकते हैं। अब 60 को क्वेश्चन में कोई 10 को नहीं बना पाएगा, तब तो भाई पानी सूंघ के मर जाओ। ग्रामर क्वेश्चन हार्ड नहीं होता। आप लोग को लगता है कि क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन बैंक उठा करके देखो कि यहाँ किस प्रकार का क्वेश्चन रहता है। हम बार बार बोलते हैं क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन बैंक किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर बहुत मायने रखता है। क्वेश्चन बैंक, तो क्वेश्चन बैंक से आप देखिए कि यहाँ किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, 3-4, अगर मान लो कुछ नहीं आता है, अगर 1 सप्ताह का भी टाइम मिलता है इंग्लिश के लिए, तो आप उसमें मेरे हिसाब से 70 से 80% स्कोर कर सकते हैं, अगर आप सिंसियर हैं तब, इग्नोर करने वाले नहीं हैं तब। कारण ये है कि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन किससे पूछेगा, तो वॉइस से पूछेगा। लगभग 2-3 क्वेश्चन वॉइस से आएगा ही आएगा। एक्टिव और पैसिव, ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं करना है। नॉर्मल एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलते हैं और पैसिव को एक्टिव में कैसे बदलते हैं, बस ये एक्टिव पैसिव देख लेना है। उसके बाद ज़्यादातर प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछता है। प्रीपोजिशन ही बोलते हैं ना, ऑफ, इनटू, ये सब को। हाँ, तो इन, एट, ऑफ, देन, बिकॉज, ये सब जो 2-4 गो फेमस प्रीपोजिशन है, ये सब का यूजेज देख लेना है, कहाँ किसके बाद आता है। 2-4 गो आर्टिकल का क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। और इंग्लिश का इतना आसान कंसेप्ट रहता है, उसका जो पैटर्न होता है पूछो ही मत। होगा क्या, तो 5 गो इनमें से नाम दे देगा वैज्ञानिक का, लेखक का, और 5 गो इनमें से चैप्टर का नाम दे देगा। अब आप मिलाइए, इससे आसान कोई हो सकता है? हिंदी में भी ऐसा। और मज़ा तो तब आ जाता है, हिंदी में भी देता है, और मज़ा तो तब आ जाता है जब इंग्लिश में 2-2 को ऐसा दे देता है, एगो कविता से, एगो कहानी से, और मज़े 10 नंबर आ गया फ्री फंड में। तो पैटर्न आसान होता है, समझे। तो प्रीवियस ईयर देखिए, उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ कैसा होता है ऐसे। बोर्ड एग्जाम में बहुत नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपको उसका तरीका पता होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं अब हम लोग। ताप गुणांक, हेडिंग लगा लिए हैं, लिखिए ताप गुणांक में। किसी एक ही रासायनिक अभिक्रिया के लिए, इतना मोटा कहें, किसी एक ही रासायनिक अभिक्रिया में, के लिए कहाँ बोले हैं, किसी एक ही रासायनिक अभिक्रिया के लिए ठीक है, हो जाता है फ्लो में। विभिन्न तापमानों पर वेग स्थिरांक, विभिन्न तापमानों पर वेग स्थिरांक, विभिन्न तापमानों पर वेग स्थिरांक का अनुपात होता है, स्थिरांक का अनुपात होता है, अनुपात होता है। इसे प्रेक्षणों के आधार पर परिभाषित किया जाता है, इसे प्रेक्षणों के आधार पर परिभाषित किया जाता है। प्रेक्षणों के आधार पर परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ठीक, किसके आधार पर? प्रेक्षण मतलब प्रायोगिक वैल्यू होगा, जो प्रयोग के आधार पर दिया गया होगा उसी को प्रेक्षण, प्रायोगिक बोलते हैं, प्रेक्षण बोलते हैं। सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल, ये सब होता है बिना प्रयोग के आधार पर।
और ये है प्रयोग के आधार पर। किसी एक ही रासायनिक अभिक्रिया के लिए विभिन्न तापमानों पर वेग स्थिरांक, तो अलग अलग तापमानों पर जो वेग स्थिरांक होगा वो अलग अलग होगा, का अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात होता है, रेशियो होता है। जैसे आपको देते हैं तापमान और वेग स्थिरांक। देखिए ये लिखेंगे तापमान और नीचे लिखते हैं वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक तापमान कितना कितना है? 300 केल्विन, 310, 320, 330। 300 केल्विन, 310 केल्विन, 320 केल्विन, 330 केल्विन। जिस समय टेम्परेचर 300 केल्विन था किसी अभिक्रिया का, कोई एक भी अभिक्रिया है, हमको नहीं पता है कौन अभिक्रिया, उसका टेम्परेचर जिस समय 300 केल्विन था उस समय उसका वेग स्थिरांक 3 था। जिस समय 300 से 310 किए, 3 से ये 6 हो गया, 310 से 320 किए 9 हो गया, 320 से 330 किए 12 हो गया। तो वेग स्थिरांक क्या हुआ? बढ़ते चला गया, गलतियाँ हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पे 12 और यहाँ पे 24। जिस समय 300 केल्विन था उस समय वेग स्थिरांक 3 था, 310 किए तो 6 हो गया, 320 किए तो 12 हो गया, 330 किए तो कितना हो गया? 24 हो गया। दुगना 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 दिख रहा है? 10 डिग्री बढ़ाए तो दुगना हो गया, फिर 10 बढ़ाए फिर दुगना हो गया, फिर 10 बढ़ाए फिर दुगना हो गया, दिख रहा है? अभी अभी लिखवाए हैं ये। अतः जो गुणांक होगा ताप गुणांक, अगर हम ताप गुणांक निकालते हैं, ताप गुणांक तो क्या हो जाएगा? किसी एक ही रासायनिक अभिक्रिया के लिए विभिन्न तापमानों पर वेग स्थिरांक का अनुपात होता है। विभिन्न स्थिरांक, जैसे यहाँ पे 300 केल्विन है और उसके बाद 310 केल्विन है, तो इसका जो वेग स्थिरांक है वो क्या है? तो 3 है और इसका वेग स्थिरांक 6 है। उल्टा लिख दिया इनका, ऊपर 310 लिखे और नीचे 300। तो इस पर 6 है, इस पर 3 है, तो क्या आ जाएगा? 2। कितना आएगा? 2 आ जाएगा। जिस तरह से एपी में सार्वंतर निकालते थे, हाँ ओह ठीक है, अब आ गया फिर से। तो इसका जो ताप गुणांक होगा, अब ये हम मिनिमम निकाले हैं, इसका जो ताप गुणांक है क्या है? मिनिमम। तो इसका ताप गुणांक कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? तो 2 से 3 के बीच। कहाँ तक होगा? 2 से 3 के बीच होगा। फिर से देखो, किसी एक ही रासायनिक अभिक्रिया के लिए विभिन्न तापमानों पर वेग स्थिरांक का अनुपात। विभिन्न तापमानों पर किसका? वेग स्थिरांक का अनुपात। जैसे 6/3 की वेग स्थिरांक का अनुपात होता है। जो ताप गुणांक होता है वो क्या होता है? वेग स्थिरांक का अनुपात। आप इस तापमान पर भी देख रहे हैं, 12/6 करेंगे 2 आएगा, यहाँ पर भी देखिए 24/12 करेंगे फिर भी 2 आएगा। इसे प्रेक्षणों के आधार पर क्या किया गया है? परिभाषित किया। तो जब प्रेक्षणों के आधार पर परिभाषित किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि कोई भी वैल्यू होगा वो एग्जैक्ट ही होगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं गिनती, तो 1 2 3 ये एग्जैक्ट वैल्यू है, लेकिन यही जब इंटीजर नंबर बनेगा तो अब आप इसको चाहे जितना लगा लीजिए नहीं पता। इसलिए बोला जाता है कि गिनती वाले संख्या में सार्थक अंकों की संख्या अनगिनत होती है। गिनती वाली जो भी संख्या है उसमें सार्थक अंकों की संख्या, भुला गए सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें भी जितना मन उतना, तो अनगिनत हो जाता है। तो जो प्रायोगिक मान है वो एग्जैक्ट कभी भी होता नहीं। तो ये अगर 2 आया है इसका रेशियो, तो 2 से 3 के बीच। अब जैसे मान लो यहाँ पर 300 केल्विन है, यहाँ 3 आया है, जब 3 से 310 किए तो ये 6 हो गया, दुगना। ये एग्जैक्ट दुगना हमको तो नहीं पता चल रहा है, एग्जैक्ट दुगना है ये तो नहीं। उसका अभिक्रिया वेग जो है
अब मान लेते हैं 3 मीटर पर सेकंड के वेग से हो रहा था, आगे जब 310 किए तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट दुगना से ही वो बढ़ेगा। हो सकता है 6 ना हो करके 5.9 के वेग से बढ़ गया, 6.2 या 3 के वेग से बढ़ गया। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर रखेंगे तो एग्जैक्ट मान आएगा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखेंगे तो एग्जैक्ट मान नहीं आएगा। दिक्कत ये होता है। जब 11th में ये चीज़ पढ़े होंगे, क्या कहते हैं, त्रुटि, त्रुटि पढ़े। और फिर 12th में भी है एक, जैसे नंबर वाला हुआ है अभी कलर कोड, उसमें भी आया था प्लस माइनस करके 0.05 करके कुछ आया होगा, इतना परसेंट की इसमें क्या है, त्रुटि है। नहीं है किसी क्या बोलते हैं, ट्रांसफर नहीं, ट्रांजिस्टर, जिसमें इस कलर का मतलब ये होता है, इस कलर का मतलब ये। तो उसका दक्षता जो लिखते हैं वो किस रूप में लिखते हैं, प्लस माइनस करके कुछ लिखते हैं ना, 0.5 करके ऐसे कुछ। तो ये जो 0.5 है ना, इतना का उसमें त्रुटि है, या तो थोड़ा सा +5 हो सकता, 0.5 हो सकता है, या तो उससे कम हो सकता है। तो इतना का उसमें क्या है, त्रुटि है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, लगभग वाला केस होता है। तब बताओ, अभी तक हमको याद है 2 साल पहले पढ़े थे, तो हम लोग को आज पढ़ाएंगे, कल पूछेंगे तो भूल जाओगे। नोट करो इसको। हाँ, 12 को 6 से भाग करोगे तो 2 ही आएगा ना। ये तो 320 और 310 का रेशियो निकालेंगे तो 12 और 6 यानी कि 2। ना ना, 2 से 6 के बीच कैसे चला जाएगा। यहाँ 3 इसलिए नहीं आया है कि यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 3 जो आया है वो इसलिए नहीं आया है कि यहाँ 3 है, हाँ इसलिए आया है। हो सकता है ये जो 2 है ये 2 ना होकर के 2.12 या 2.43 इस तरह से आगे बढ़े, इसलिए वहाँ पर 3 आया। इसमें निकालिए, इसमें निकालिए या इसमें निकालिए, यही इसी के बीच आएगा, समझे। नहीं, अच्छा है, अगर कोई कन्फ्यूजन या डाउट हो तो पूछ करके क्लियर कर लिया कीजिए। हाँ, ये भी दिया है। एक बहुत प्यारा लाइन है कि जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है, वरना इंसान जबरदस्ती जिंदा है। तो वही हम, अच्छा लगा तो साथ लिए। पहले तो पूरा हिया से लेके हिया तक भर ले रहे तो पहले हाथी वाला आता था मेरे, एक किसी कॉपी में होगा, इसमें नहीं, फिजिक्स का कोई कॉपी है, उसमें एक तितली साटे हुए हैं, तितली का स्टिकर हो गया ये। कौन है, आ गए हो तुम सब, प्रिंट निकालने गए हैं। जल्दी से लिख लीजिए, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, सक्रियण ऊर्जा को अगले क्लास में पढ़ेंगे। मन उब गया। इसके बाद कौन सा है, डी ब्लॉक, इनऑर्गेनिक, नहीं हट गया ना। इसके बाद तो वही पढ़ते हैं, पृष्ठ नाम, सॉरी आयतन नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठ रसायन चैप्टर का नाम हो गया। ये एक पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखो, तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप
तापमान में वृद्धि के परिणाम स्वरूप, हाँ फल स्वरूप भी आप लिख सकते हैं। अभिक्रिया वेग से होने वाली वृद्धि अभिक्रिया वेग से होने वाली वृद्धि अभिक्रिया वेग से होने वाली वृद्धि संघटकों से कुल संख्या में वृद्धि के कारण नहीं बल्कि प्रभावी संघट्ट की संख्या में वृद्धि के कारण होती है। प्रभावी संघट्ट में वृद्धि के कारण होता है। इसका मतलब समझिए, कहना क्या चाह रहा है। तापमान में जब वृद्धि करते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है, ठीक है। से होने वाली वृद्धि संघटकों से कुल संख्या में वृद्धि के कारण उसका दर नहीं बढ़ता है। जैसे अगर मान लो कि 5 गो अगर उसमें कण हैं, 5 गो अवयव है A B C करके 5 हैं, तो जब हम उसमें तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उसका अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग इसलिए बढ़ता है क्योंकि उसमें प्रभावी संघट्ट की संख्या बढ़ जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रभावी संघट्ट की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कि कोई काम अगर 5 लोग मिल करके किसी काम को कर रहे हैं तो हो सकता है एक दिन पूरा लग जाए, लेकिन वही काम अगर किसी मशीन के द्वारा करवाएंगे तो वो काम ज़्यादा एक्यूरेट होगा, इंसानों की खतरा कम होगा और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, स्पीड में होगा। तो अगर एक और एक मिल करके 1 घंटा में 2 बनाता है, एग्जाम्पल भी गजब दे रहे हैं, एक और एक मिल करके अगर 1 घंटा में 2 बनाता है तो इसको इतना स्पीड कर दें, हाँ इसको इतना स्पीड कर दिया जाए। अरे यार आजा अरे डांस कर रहा है, अरे रहने दो। तो इसको स्पीड अगर करेंगे तो अगर ये 1 घंटा में बनाता था, स्पीड कर देंगे तो वही काम 1 मिनट में बना लेगा। और अगर 1% की गलती होती थी इससे पहले 0.1 अगर इसमें कमी आ जाती थी, त्रुटि आ जाती थी, तो अब इसकी संख्या भी बढ़ जाएगी। जो गलतियां 1 घंटा में होता था वही गलतियां अब 1 मिनट में होगा। तो अगर अच्छे चीज़ों की संख्या बढ़ेगी तो उतना ही खराब वाला भी बढ़ेगा। तो खराब वाला बढ़ेगा तो हमको तो ये काउंट नहीं करना, खराब वाला चाहे जितना ही बढ़े। आपको पता होगा कि अगर किसी चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं तो पहले अगर कम प्रोडक्शन होता था तो उसके रूप में जो अच्छा चीज़ नहीं था, बेकार था, वो कम निकलता था। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कचरा फैल रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम हो रहा है। पहले जनसंख्या कम था तो प्लास्टिक कम कंज्यूम होता था, अब जनसंख्या बहुत हो गया तो प्लास्टिक का उत्पादन बढ़ गया, तो प्लास्टिक का वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए टेढ़ हो गया, जाने दो। समझ में आया कि नहीं आया? तो उसके कारण नहीं, प्रभावी संघट्ट जितना होगा उसी के हिसाब से उत्पाद बनेगा। तो प्रभावी संघट्टों की संख्या बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, इसलिए अभिक्रिया का दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। हाय गाइस, मेरे चैनल को सब